ससुराल का आधा बंटवारा। निम्मे निम्मे बहू, अरे बेटा दोपहर के 2 बज रहे हैं, अभी तक तूने खाना नहीं लगाया। अरे मम्मी जी थोड़ा तो सब्र कर लिया करो आप। अगर आवाज़ लगाने से मैं जवाब नहीं दे रही हूँ इसका मतलब अपने कमरे में आराम कर रही होंगी ना। फिर ऐसे मेरे कमरे का दरवाज़ा पीटने की क्या ज़रूरत थी आपको? चैन से 2 घड़ी लेट भी नहीं सकती इस घर में। अरे बेटा मैं तो बस ये कह रही थी कि 2 से ऊपर समय हो रहा है, तूने खाना भी नहीं दिया अभी तक। मम्मी जी अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो आप बना देती, मेरी नींद तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। और हाँ, आज मेरे सर में दर्द है इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। आपको भूख लगी है तो जाओ जाकर दीदी के यहाँ जाकर खा लो। अरे बेटा अगर खाना नहीं बनाना था तो कम से कम मुझे समय से बता तो देती। अब पता नहीं बड़ी बहू के पास खाना बचा भी होगा या नहीं। अरे माँ जी अब यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्यों देख रही हो आप? जाओ ना, जाकर अपनी बड़ी बहू का दरवाज़ा खटखटाओ। छोटी बहू से खरी खरी बातें सुनकर अंजू देवी किसी तरह अपने घुटने के दर्द से बेहाल होती हुई हाय हाय करती दूसरी मंजिल पर पहुंचती है और अपनी बड़ी बहू का दरवाज़ा खटखटा देती है। बड़ी बहू दरवाज़ा खोलो। अरे भाई सो रही हो क्या तुम भी? अरे माँ जी क्या हो गया? ऐसे भरी दोपहर में आप मेरा दरवाज़ा पीट रही हैं और आपके तो घुटनों में दर्द रहता है ना, फिर क्या ज़रूरत थी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने की? अरे बड़ी बहू देखो मुझे ज़ोर की भूख लगी है और तू जानती है कि मैं शुगर और आर्थराइटिस की मरीज़ हूँ। ज़्यादा देर भूखा रहना मेरे लिए ख़तरनाक है। अरे तो ठीक है ना, छोटी से कहिए आपको खाना लगा दे, आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे बेटा छोटी के सर में दर्द है इसलिए आज उसने खाना बनाया ही नहीं। तू ऐसा कर अपने यहाँ आज मेरी थाली लगा दे। मेरे यहाँ थाली तो लगा दी थी माँ जी, लेकिन हम तो खाना खा चुके हैं, अब तो खाना बचा ही नहीं, तो आज तो मैं आपको खाना नहीं खिला पाऊँगी। आप ऐसा करिए छोटी से ही कहिए कि आपके लिए कुछ बना कर दे। लगता है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा, मुझसे खड़े होकर रोटियां बनती नहीं और ये दोनों बहुएं तो मुझे रोटी देने की नीयत से लगती नहीं। भगवान बस ये बुढ़ापा किसी को ना दिखाए, बुढ़ापा 100 दुखों का कारण है। दोनों बहुएं अपनी बूढ़ी सास के साथ ऐसा व्यवहार कोई आज पहली बार नहीं कर रही थी, बल्कि जिस दिन से ये दोनों ब्याह करके इस घर में आई थी अंजू का ये धैर्य निवास कुश्ती का अड्डा दिखाई देने लगा था 6 महीने पहले। देखो जी बहुत निभा लिया मैंने सांझा चूल्हा, अब मुझे अपनी अलग रसोई चाहिए। अरे भाई इंसान की अपनी पसंद नापसंद इच्छा जैसी भी तो कोई चीज़ हो सकती है या नहीं? बस सुबह से लेकर रात तक माँ जी की उंगलियों पर नाचते रहो। और अब तो तुम्हारे छोटे भाई की दुल्हन आ गई है ना, ठीक है वो रहे माँ जी के साथ और बटोरे आशीर्वाद। मेरा तो अब मन भर गया है भाई। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी समस्या क्या है। अरे मेरी मम्मी तो कभी कुछ बोलती भी नहीं है, बेचारी जो जैसा दे वही खाकर चुप रह जाती है। मैंने तो उन्हें तुम्हें परेशान करते कभी नहीं देखा। अरे तो क्या गले में लाउड स्पीकर लगा कर सुनाऊंगी तुम्हें? जो साथ में रहता है झेलना तो उसे पड़ता है, तुम क्या जानो? तुम क्यों बातों का बतंगड़ बना रही हो? अरे थक गया हूँ तुम्हारी रोज़ रोज़ की चिक चिक से और झगड़ों से। हाँ तो मैं भी ना इस चिक चिक को ख़त्म करने के लिए ही कह रही हूँ। ना हम साथ रहेंगे ना रोज़ लड़ाई झगड़ा होगा। मुझे अब इस कलेश से छुटकारा दिलवाओ। अरे बेटा क्यों शोर मचा रखा है बहू ने? कितनी देर हो गई मुझे सुनते हुए, इतनी तेज़ आवाज़ में झगड़ रहे हो तुम लोग, बाहर गेट तक आवाज़ सुनाई दे रही है। जो भी बात है आपस में बैठकर सुलझा लो ना, इस तरह से पड़ोसियों को सुनाना कोई अच्छी बात नहीं है बेटा। अरे माँ क्या बताऊँ मैं आपको, आपकी बहू कह रही है कि इसे अब सांझे में नहीं रहना, अपना अलग चूल्हा चाहिए। अरे बेटा लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जो बहू ऐसा कह रही है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ कि अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार के टुकड़े करने पर क्यों तुली है ये। भोले बनने का नाटक मत करिए माँ जी मेरे सामने। मैं क्या समझती नहीं हूँ, जब से आपकी छोटी बहू आई है ना, आप तो हर छोटी बड़ी बात में सिर्फ उसी का ही फेवर करती हैं। अरे मैं नज़र कहाँ आती हूँ आपको? अब सारे नियम कानून सिर्फ मेरे लिए ही थे ना। जब से वो छोटी शादी करके आई है उसे उसके पसंद के कपड़े पहनने की छूट है, बाहर घूमने फिरने की छूट है। जब हर समय छोटी छोटी ही करते रहना है तो छोटी के साथ ही क्यों नहीं रह लेती आप? आँखों से देखकर ये मक्खी अब मुझसे ज़्यादा दिन निगली नहीं जाएगी। हाँ दीदी गलत इल्ज़ाम मत लगाइए। अरे ऐसा कौन सा फेवर कर दिया माँ जी ने मेरा जो आप इस तरह से बात कर रही हैं? अगर आपको भी साड़ी की जगह सूट पहनने की इच्छा थी तो आप भी पूछ लेती। मैंने आपका हाथ तो पकड़ कर नहीं रखा था। माँ जी ने मुझे घर में सूट पहनने के लिए हाँ क्या बोल दिया।
मैं देख रही हूँ, तभी से आपके सीने पर सांप लौट रहे हैं। सीधी सी बात है माँ जी, 2 बहू हैं आपकी, जीवन भर तो वैसे भी साथ रहेंगी नहीं। समझदारी इसी में है कि आज आप खुशी खुशी हम दोनों को अलग कर दें। क्या फ़ायदा है कल को हमारे लड़ाई झगड़े हो और 4 लोग खड़े होकर तमाशा देखें। इससे तो अच्छा यही है ना कि हम खुशी खुशी अपने चूल्हे अलग कर लें। कम से कम एक दूसरे से मिलना जुलना तो बंद नहीं होगा। अगर तुम दोनों को साथ में मिलजुल कर रहने में इतनी ही समस्या है तो ठीक है, तुम दोनों आपस में बात करना बंद कर दो, लेकिन इस घर के हिस्से तो मैं नहीं होने दूंगी। माँ जी को लग रहा है कि मैंने कच्ची गोलियाँ खेल रखी है। ठीक है, नहीं करेंगे ना मेरी रसोई अलग तो ठीक है, मैं भी अब किसी और का खर्चा अपने ऊपर नहीं लेने वाली। अरे मैं ही जीवन भर अपने पति की कमाई सब पर क्यों उड़ाती रहूं। अगले दिन, देखिए माँ जी, बहुत हो गया बड़प्पन, अब घर खर्च में देवर जी को भी हिस्सेदारी देनी होगी। ठीक है, जब तक अकेले थे हमने बहुत खर्चा उठा लिया, लेकिन अब तो वो शादीशुदा हो गए, अपने परिवार का खर्च खुद उठाए, हमने सबका ठेका लेकर नहीं रखा। अरे ठीक है, नहीं चाहिए आपकी खैरात। माँ जी बता दीजिए घर खर्च में हमें कितना देना होगा, मैं भी इज्जत से अपने हिस्से के पैसे देकर पूरी धौंस के साथ यहाँ रहना पसंद करूँगी। भाभी, खर्चा देने में मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। अरे आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मेरे बोलने के तरीके से भी तुम्हें दिक्कत होने लगी। देवर जी कल तक तो भाभी भाभी करके मेरे पीछे पीछे घूमते थे, आज बीवी आ गई तो भाभी को आंख दिखा रहे हो। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको क्या हो गया है। अरे घर में कोई भी आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप सभी के साथ गलत व्यवहार कर रही हैं। अरे माँ, ख़त्म करो ना ये कलेश, अब मुझे नहीं रहना इनके साथ। मैं भी अपनी पत्नी को इस तरह रोज़ रोज़ अपमानित होते नहीं देख सकता। अरे गलती क्या है निम्मी की? अगर भाभी को ज़्यादा अकेले रहने की पड़ी है तो रहने दो उन्हें अकेले। मैं और निम्मी आपके साथ रहेंगे और भैया भाभी को आप अलग कर दो। बेटा अलग तो कर भी दूँ, लेकिन बंटवारा कैसे होगा? घर में रसोई तो एक ही है ना। अरे माँ जी, किराएदारों को निकाल बाहर करिए ताकि ऊपर की मंजिल पर मैं रह सकूं। और वैसे भी मुझे इस निम्मी की शक्ल देखने का कोई शौक़ नहीं है। अलग फ्लोर पर रहूँगी तो सुखी रहूँगी। क्यों, आप ही ऊपर क्यों रहेंगी? हाँ, मैं क्यों नहीं रहूँगी ऊपर? माँ जी, इनको नीचे का फ्लोर दीजिए, हम लोग ऊपर रहेंगे। अरे बेटा, मैं इसलिए ऊपर का फ्लोर देने के लिए राज़ी हो गई क्योंकि ऊपर तो मैं चढ़ भी नहीं सकती। तुझे तो पता है मेरे घुटनों में कितना दर्द होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने का झंझट इसी के पास छोड़ दे, तो आराम से मेरे साथ नीचे रहना बेटा। निम्मी उस समय अपने पति के सामने कुछ नहीं कह सकी थी, लेकिन उसके मन में ये बात खटक गई थी कि जेठानी बड़े आराम से सास की जिम्मेदारी से बचकर निकल गई और वो जीवन भर के लिए सासू माँ की सेवा में बंद कर रह गई। खैर, जल्द ही जेठानी ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गई और छोटी बहू निम्मी अपनी सास के साथ नीचे की मंजिल पर। निम्मी बेटा, देखो तो तुम्हारी चाची सास आई है, थोड़ा चाय नाश्ते का प्रबंध कर दो बेटा। अरे पागल हो गई हूँ मैं ये चाय नाश्ता बना बना कर। पूरे घर का काम निपटाकर जैसे ही मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती हूँ, रोज़ मम्मी जी का कोई ना कोई रिश्तेदार आकर टपक ही जाता है और फिर उसके बाद मम्मी जी हॉल में बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है और मैं पकाती रहती हूँ। बस हो गया पूरे दिन का आराम का सत्यानाश। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाभी सांझे में क्यों नहीं रहना चाहती थी। अरे थक गई होगी बेचारी इतने सालों से काम करते करते। अब आखिर कोई कितना बर्दाश्त करेगा। लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे भी अब बेशर्म बनना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही चाय नाश्ता और खाना बनाते बनाते मेरी तो जान निकल जाएगी। कुछ दिन बाद, निम्मी बेटा, ज़रा 2 कप चाय बना लाना, तुम्हारी बुआ सास आई है। निम्मी ने सास की आवाज़ सुन तो ली थी, लेकिन वो जानबूझकर आंखें बंद करके अपने कमरे में ही लेटी रहती है। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद सास उठकर निम्मी के कमरे में आती है। लगता है बहू सो रही है, तभी मेरे कई बार बुलाने पर भी उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अरे बेटा, ज़रा 2 कप चाय बना दो, उसके बाद आराम कर लेना, तुम्हारी बुआ सास आई है। मम्मी जी, आपको पता तो है पूरा दिन मैं काम करते करते कितनी थक जाती हूँ। ज़रा सा 2 घड़ी आराम करने के लिए लेटी थी, उसमें भी आपने आकर जगा दिया। अरे अगर बुआ जी आई हैं तो 2 कप चाय की ही तो बात है, आपको खुद बना लेना चाहिए था मम्मी। अच्छा ठीक है बेटा, तू नाराज़ मत हो, मैं बना लेती हूँ। धीरे धीरे निम्मी के तेवर बदलते जा रहे थे। मेहमानों के आने की खबर मिलती तो वो बहाने से अपने मायके जाकर बैठ जाती या फिर बाज़ार के लिए निकल जाती ताकि उसे मेहमानों के सामने ना आना पड़े।
सास अंजू भी इस बात को समझ गई थी कि बहू मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाने से कतरा रही है, इसलिए अब वो बहू को आवाज़ लगाने के बजाय खुद ही चाय नाश्ता बना लेती थी। लेकिन मेहमानों की नहीं, अब तो निम्मी को सास की रोटी बनाना भी अखरने लगा था। मम्मी जी, बंटवारा तो हम देवरानी जेठानी के बीच में हुआ है, आपको तो भाभी के यहाँ भी जाना चाहिए ना। वो तो कभी आपके लिए एक वक्त का खाना तक नहीं भेजती। अरे बेटा, इतना ही सही और गलत की समझ होती उसे तो घर के टुकड़े थोड़ी ना करती। मुझे तो बस 2 रोटी चाहिए होती है बेटा, क्या फ़र्क पड़ता है उसने बनाई या तूने। हाँ माँ जी, आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो मुझे पड़ता है ना, तीनों वक्त का खाना बनाकर मुझे खिलाना पड़ रहा है आपको। जेब पर बोझ तो हमारे पड़ रहा है। हाँ, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? ऊपर से हर समय सास के साथ रहने का बंधन, ना कहीं आ जा सकते हैं ना किसी को अपने घर बुला सकते हैं। अरे बस बहुत हो गया। अगर भाभी माँ जी की तरफ से आँख फेर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं भी आज माँ जी का खाना ही नहीं बनाऊंगी। देखती हूँ कैसे नहीं जाती भाभी के यहाँ खाना खाने। अब से मैं सप्ताह में 3 दिन ही माँ जी का खाना बनाऊंगी। 3 दिन भाभी के यहाँ जाकर खाए। मैं अकेली क्यों पीसूँ भला। बस उसी दिन से छोटी बहू निम्मी ने सास को खाना न देने का मन बना लिया था। अब वो अक्सर ही दोपहर में बहाने बनाकर सास को जेठानी के यहाँ भेजती थी और फिर जेठानी बबली भी सास को अपने यहाँ खाने के लिए आया देखकर तरह तरह के मुंह बनाती और बहाने से वापस देवरानी के पास भेज देती। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने से तो मेरे पैरों का दर्द और भी तेज़ हो गया। बहुओं से उम्मीद करना बेकार है, मैं खुद ही अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। अंजू को घुटनों के दर्द की काफ़ी गंभीर समस्या थी। ऊपर से भारी शरीर होने के कारण वो 5-10 मिनट से ज़्यादा खड़े होकर काम नहीं कर पाती थी। किसी तरह हाय हाय करते वो अपने लिए खाना बनाती है, उसके बाद जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। शाम के समय। अरे माँ, क्या बात है, ऐसे कमरे में क्यों लेटी हो? आजकल आप कमरे से बाहर भी नहीं आती। कुछ नहीं बेटा, घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है, आराम नहीं मिल रहा था तो आकर कमरे में लेट गई। माँ, क्या बात है, आजकल अक्सर ही आपके घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। क्या करूं बेटा, अब इस उम्र में भारी शरीर के साथ मुझसे ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहा जाता, पर क्या कर सकते हैं, पेट भरने के लिए थोड़े से हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ते हैं ना। आपके कहने का मतलब क्या है माँ? खाना तो निम्मी आपको बनाकर देती है ना? छोड़ ना बेटा, क्या रखा है इन बातों में। और वैसे भी मुझे खाना बना कर देना कोई निम्मी के अकेले की जिम्मेदारी तो है नहीं। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात होती है बेटा। मेरी किस्मत ही खोटी है, इसमें निम्मी या बबली का कोई दोष नहीं। अब कहना क्या चाह रही है माँ? 2 बहुओं के होते हुए भी कोई आपको खाना बनाकर देने के लिए तैयार नहीं है? अरे बेटा, मुझसे पूछने की बजाय ये बात जाकर अपनी पत्नी से पूछ। मैं कुछ कहूँगी तो उसे लगेगा कि मैंने शिकायत की है उसकी। माँ की बात सुनकर छोटा बेटा गुड्डू गुस्से में लाल पीला होते हुए अपने बड़े भाई सनी के यहाँ पहुँचता है। सनी भैया, आपको कुछ पता भी है घर में क्या हो रहा है? अरे हम 2 बेटों के होते हुए भी हमारी माँ आज 2 रोटी खाने के लिए तरस रही है। आपको पता है, ये दोनों माँ को खाना तक बनाकर नहीं देती। आपको यकीन ना हो तो आप पूछ लीजिए भाभी से। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बबली, तुमने माँ को खाना देने से मना कर दिया? अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई माँ को खाना देने से मना करने की? देखिए, मुझ पर ना ज़्यादा रौब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अरे माँ जी जिसके साथ 24 घंटे रहती है, खाना खिलाने की भी उसी की जिम्मेदारी है ना। और सब जानते हैं माँ जी को सीढ़ियाँ चढ़ने में कितनी समस्या है, उसके बाद भी निम्मी रोज़ माँ जी को खाना खाने के लिए मेरे पास भेज देती है। शर्म नाम की चीज़ खुद की बीवी में है नहीं और आए हैं यहाँ पर मेरी शिकायत करने। निम्मी, सच सच बताओ, माँ को खाना देने में तुम्हें क्या समस्या है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई माँ को खाना देने से मना करने में? सब कुछ जानते हुए भी तुमने उनसे कहा कि वो ऊपर जाकर भाभी के यहाँ खाना खा ले। उनकी उम्र रह गई है कि वो रसोई में खड़े होकर अपने लिए खाना बनाए। अरे तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया अगर तुम्हारी माँ ने 2 रोटी खुद बनाकर खा ली तो? और एक बात बताओ, मैंने क्या सारे जीवन का ठेका लिया है कि मैं माँ जी का बोझ अपने कंधे पर लेकर घूमूंगी? सप्ताह के 4 दिन तो तुम्हारी माँ के रिश्तेदार आकर बैठे रहते हैं। अरे थक गई हूँ मैं माँ जी और उनके रिश्तेदारों के लिए खाना बना कर। किसी को बुरा लगे या भला, लेकिन अब मैं माँ जी का बोझ और नहीं उठा सकती। अपनी अपनी बात कहकर दोनों देवरानी जेठानी मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद गुड्डू और सनी अपनी पत्नी को बुलाते हैं। तुम दोनों की समस्या का समाधान हमने ढूंढ लिया है। तुम दोनों की यही समस्या है ना कि तुम माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहती, उनकी सेवा नहीं करना चाहती।
वैसे देखा जाए तो बात तो तुम्हारी ठीक ही है। माँ हमारी है, सेवा भी तो हमें ही करनी चाहिए। माँ की सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, हमारी बनती है। हमने सोच लिया है कि माँ तुम दोनों के साथ इस घर में नहीं रहेगी। हम उनके लिए एक मकान किराए पर ले रहे हैं। सच? माँ जी अब अलग रहने वाली है? ये सही रहेगा। पूरी बात तो सुन लो। अब से हम दोनों भाई एक एक महीना माँ के साथ उनके घर में बिताएंगे और उनकी सेवा करेंगे। गलती तो हमारी है ना, जो हमने अपनी माँ की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर छोड़ी। लेकिन अब हमें अपनी गलती समझ में आ गई है। अरे ऐसे कैसे आप 1 महीने के लिए चले जाओगे? अगर आप 1 महीने के लिए चले गए तो 1 महीने तक हम लोग अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? आपका बेटा तो आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा। क्यों? जब हमने कहा कि हम माँ को अलग मकान लेकर दे देते हैं, तब तो तुम दोनों बहुत खुश हो गई थी। तब तुमने एक पल के लिए भी ये सोचा कि इस उम्र में हम अपनी माँ के बिना और हमारी माँ हमारे बिना कैसे रहेगी? लेकिन जब तुम्हारे बच्चों को बाप से अलग रहने की बारी आई तो तुम्हें बड़ी चिंता सताने लगी। हद है दोगलेपन की। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ़ कर दो। आगे से गलती नहीं होगी। अब से हम घर में सबसे पहले माँ जी को ही खाना देंगे। माँ जी माफ़ कर दीजिए हमें। दोनों बहुओं के माफ़ी मांगने पर अंजू उन्हें माफ़ कर देती है और सबक पाने के बाद दोनों बहुएं खुशी खुशी सास की सेवा के लिए राज़ी हो जाती हैं।